अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से है। और इसके अंदर जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डिटेल में जो है ना वो पढ़ना है, डिस्कस करना है कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है, जैसे समझ लें कि हम कोई खाना जो है पेश करने से पहले हम उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें सैलड रखते हैं, उसको गार्निश वगैरह करते हैं, तो इस तरह ताकि वो खाना जो है वो खूबसूरत नजर आए, अच्छा दिखाई दे। तो इसी तरह से जो हमारा मतलब लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम जो इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जो कि सादा अल्फाज में जो है वो समझ आ जाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर उनको इस तरह से अंदाज में बयान किया जाए कि वो सुनने वाले को जो है वो अच्छे लगें और दिलचस्पी पैदा करें, तो इस तरीकाकार को जो हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हमने ये इसके अंदर डिस्कस करना है। तो जैसे कि आपको जो है इसकी नजर आ रहा है डेफिनेशन में कि फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे टू ब्यूटीफाई लैंग्वेज एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग वर्ड्स इन क्रिएटिव वेज। फर्स्ट पे हमारे पास सिमिली। सिमिली हम कहते हैं जब भी हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब कोई सी दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करें तो उसको हम कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें he swims like a fish, he swims like a fish। तो देखें, ही कोई ह्यूमन करेक्टर है, इंसान है कोई, और फिश जो है ये आपके पास एक जानवर है। दो मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन उसमें जो क्वालिटी पाई जाती है वो सेम है। मतलब इसको अगर हम कह रहे हैं कि वो मछली की तरह तैरता है, मीन्स कि वो बहुत अच्छा तैरता है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और उसको हम ये भी कह सकते थे कि ही स्विम्स वेरी वेल, लेकिन हमने इसमें क्या बोला कि ही स्विम्स लाइक अ फिश, तो इससे मजीद उसमें खूबसूरती आ रही है उसको बयान करने में, उसको बताने में। तो इसी टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है, यानी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ लाइक और एज के जरिए से कंपेयर करना, उसको हम कहते हैं सिमिली। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो जब भी हम किसी दो डिफरेंट करेक्टर्स को यानी उसकी क्वालिटी बेस पर कंपेयर करते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल करके, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर होता है जिसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल ना करें, हम उसके अंदर जो है ना उसको डायरेक्ट कंपेयर कर दें। मेटाफर में हम उसको डायरेक्ट कंपेयर किया करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बोला कि ही इज अ ब्रेव, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अगर मैं इसको इस तरह बोलूं कि ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, तो इसके अंदर हमने लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया कि वो शेर है। तो इस तरह की जो टर्म होती है उसको हम मेटाफर कहते हैं। इसी तरह से मैं अगर बोलूं कि ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो ये भी आपका जो है ना इसी में ही शुमार होगा। उसके बाद हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि जब हम किसी किसी भी चीज के अंदर, कोई बेजान चीज है या कोई इस तरह की, उसके अंदर हम इंसानी खूबी जो है ना उसको उसमें डाल दें, उस करेक्टर के अंदर, या हम उसको जो है वो इस तरह जाहिर करें कि उसमें वो इंसानी खूबी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, द कैंडल फ्लेम
डांस इन द डार्क। तो देखिए, मोमबत्ती का शोला रक्स तो नहीं करता है, लेकिन जिसने उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा, तो उसने ये कहा कि ये मोमबत्ती का शोला जो है रक्स करता है। तो रक्स करना इंसानी खूबी है। हम उसको किसी और चीज में जो है वो जाहिर कर रहे हैं, किसी और चीज में जो वो डाल रहे हैं, किसी और चीज को हम वो खसलत दे रहे हैं। तो इस तरह जो है जब किसी चीज को बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें जी सूरज जो है वो मुझ पर मुस्कुरा रहा है, सूरज मुझ पर मुस्कुरा रहा है, तो देखिए सूरज मुस्कुराता तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह बोल दें कि सूरज मुझ पर मुस्कुरा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो किरणें बिखेर रहा है, लेकिन हम उसको इस अंदाज में बता रहे हैं जैसे उसमें इंसानी खूबी पाई जाती है। तो इस तरीके कार को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इससे रेलिवेंट कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दी जाती है आपके उसमें लिटरेचर में या आम रूटीन में, तो उससे मुराद क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है जिसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब कोई सेंटेंस है, उसके अंदर क्लोजली इस्तेमाल होने वाला जो मतलब कॉन्सोनेंट है, रेपिटेशन सेम साउंड या लेटर्स की, तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस, सॉरी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में जैसे हम कहें कि आई सा विच कुड नॉट सा, या हेलो डियर, दिस इज अ डियर दैट इज डियर टू माय डियर फ्रेंड। तो इसमें जो रेपिटेशन आपको नजर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एसोनेंस है। एसोनेंस वो होता है जिसमें वाउल साउंड की रेपिटेशन हो। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन थी, एसोनेंस में वाउल साउंड की रेपिटेशन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट सैट ऑन द मैट, अ कैट इज सैट ऑन द मैट, तो इसको हम बोलेंगे एसोनेंस। एसोनेंस में वाउल साउंड की जो है वो रेपिटेशन होती है लेटर्स की, तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। तो जगह जो है वो कम होने की बिना पर हम इसको जो है ना वो रेज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप अगर जो है इसको नोट आउट करना चाहें तो आप इसको नोट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जो है वो रिज्यूम करके आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हम इसका टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? इसमें हम किसी चीज को जो है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया करते हैं। इसके अंदर कोई चीज ऐसे जाहिर की जाती है बढ़ा चढ़ा के कि मतलब उसकी अहमियत को जाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये तो इतना खा रहा है जैसे कि पूरी दुकान खाली कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना तो कोई नहीं खा सकता ना कि पूरी दुकान खाली कर दे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो खाता बहुत है, मतलब ये हम बताना चाह रहे थे, तो हमने उसको इस तरह इस्तेमाल कर दिया। या आपने जो नोटिस किया होगा कि अक्सर टीचर या पेरेंट्स जब बच्चों से गुस्से होते हैं तो उनको ये कहते हैं कि मैं 1000 बार समझा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, तो 1000 बार तो नहीं समझाया होता एक्चुअली, लेकिन हम उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं उसकी अहमियत को वाजे करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। या हम कहें जी मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे लाखों काम है। तो किसी शख्स को लाखों काम तो नहीं हो सकते ना एक टाइम में। तो इस चीज को हम इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम हाइपरबोली कहते हैं। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको? जब हम किसी चीज को जो है ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोली। उसके बाद पैराडॉक्स होता है। अब पैराडॉक्स है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। अब पैराडॉक्स क्या होता है कि इसमें आपने जो बात की होती है ना, आप खुद उस बात की नफी कर रहे होते हैं, मतलब अपनी ही बात को आप काट रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें हियर आर द रूल्स, डोंट फॉलो द रूल्स। अब देखिए इसमें कहा गया कि हेयर आर द रूल्स डोंट फॉलो द रूल्स, यहाँ के उसूल हैं कि इनकी पैरवी ना करें। अब इसका मतलब इसको हम ये भी कह सकते थे कि देयर आर नो रूल्स, यानी कोई रूल नहीं है यहाँ पर,
तो हम उसको इस तरह भी बयान कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हियर आर द रूल्स, डोंट फॉलो द रूल्स। ठीक है, तो इस तरह अपनी बात की नफी करने को, यानी जो आपने बात की होती है उस बात को काट दे अगर आप खुद ही, तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। इस तरह की कोई भी एग्जांपल आपको मिलती है डेली लाइफ में या फिर आपको लिटरेचर में, तो वो एग्जांपल आपकी किसकी होगी? पैराडॉक्स की। अब इसमें क्या होता है कि आपका पूरा सेंटेंस जो है ना, आप उसकी क्या कर रहे होते हैं? नफी कर रहे होते हैं। लेकिन इसका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका जो भाई है समझ लें, पैराडॉक्स का ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? तो वर्ड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की नफी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं मीनिंग वाइज, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे आपने सुना होगा जी, पढ़ा भी होगा, बिटर स्वीट। अब देखिए, बिटर कहते हैं कड़वे को, स्वीट कहते हैं मीठे को, दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट है, दोनों एक दूसरे की मीनिंग वाइज मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो इस तरह की जो टर्म होती है उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक वक्त में आपको खुशी भी मिले और अफसोस भी हो। जैसे अम, हम कह दें कि किसी शख्स को जो है ना, वो कहीं पे कोई मेडल मिला, ठीक है, किसी कंपटीशन में उसको मेडल मिला, उसकी उसको बहुत खुशी थी, और अगले ही लम्हे मेडल उससे खो गया। ठीक है, तो उसका उसको अफसोस भी हुआ। तो दोनों एक ही साथ उसको जो है वो चीजें जो है वो मिली हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बिटर स्वीट। इसी तरह से आपका होता है एक्ट नेचुरली। अब एक्ट नेचुरली, एक्ट मतलब एक्टिंग, आर्टिफिशियलिटी, मसनूई होना किसी चीज का, और नेचुरली मतलब जैनवन, असली। तो दोनों एक दूसरे के मीनिंग वाइज क्या हो गया? मुख्तलिफ हो गया। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी को जो है वो इस तरह किया जाए, इनकरेज किया जाए कि आप ऐसे एक्टिंग कीजिएगा कि असली लगे। तो एक्टिंग मतलब क्या है कि आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जो है ना, मसनूई तौर पर, लेकिन जो नेचुरली है वो कुदरती तौर पर या असली, तो उसको हम कहते हैं नेचुरली। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मीनिंग वाइज अपोजिट। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन। इसी तरह से होता है ओपन सीक्रेट। अब ओपन सीक्रेट क्या है? ओपन मतलब जो सबके सामने हो, सीक्रेट मतलब जो पोशीदा। तो एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। अब ओपन सीक्रेट जो है ना, इसमें क्या है कि कोई ऐसी बात जो हो तो सीक्रेट, लेकिन उसके मुतालिक बहुत सारे लोग जानते भी हों। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लें कि अगर जो है वो क्रिकेट मैच के अंदर शाहिद अफरीदी जो है उसने अगर रिटायरमेंट लेनी हो, तो वो बात बाकी लोगों के लिए तो क्या हो, यानी सीक्रेट हो, लेकिन उसके टीम मेंबर जानते हो। ठीक है, तो इस तरह हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है? आपका ओपन सीक्रेट होता है। इसी तरह लिविंग डेड, वो भी आपका क्या होगा? ऑक्सीमोरॉन में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है? इमेजरी है कि जब आप जो है ना कोई बात इस अंदाज से कर रहे हो कि जो सुनने वाला है उसके माइंड में एक स्केच सा बन जाए, एक स्केच क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें जी, मैं कल जो है वो एक दोस्त के यहाँ दावत पे गया, वहां पर जो है ना मुझे फलां फलां चीज दी गई, मेरे सामने जो है वो मिठाई रख दी गई, उसमें जो है वो मतलब गुलाब जामुन थे, इस तरह की चीजें आप उसमें बताएं, और फिर मुझे फलां डिश दी गई, फलां डिश दी गई। उसका एक इमेज सा क्रिएट हो जाएगा, सुनने वाला जो उसका इतना फोकस होगा कि वो उसका स्केच सा बन जाएगा कि हाँ भाई इसमें तो इतनी मजेदार चीजें थी, इस तरह का जो है वो बताया जाए इसको। या आपने छोटे छोटे होते हुए, बच्चे होते हुए जो आपने सुना होगा, जिस तरह बड़े जो कहानियां सुनाते होते थे, मतलब दादी माँ हो गई, या इस तरह जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें जो है उसकी देते होते थे, कहानियां वगैरह जो है वो सुनाते होते थे। तो हम जब वो सुन रहे होते थे ना, तो हमें मजा आता था, उसमें हमारे जहन में वो एक इमेज सा क्रिएट हो जाता था, हमें ऐसे लगता था कि हम खुद वहां पे मौजूद हैं, हम खुद उस चीज को देख रहे हैं। तो इस तरह का जो तर्ज अमल होता है जिसमें हमारे माइंड के अंदर वो चीज स्केच के तौर पे सामने आ रही होती है, उसको हम कहते हैं इमेजरी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आयरनी।
अब आयरनी क्या होता है? आयरनी हम कहते हैं जिसमें कोई बात जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स हो, मतलब कोई चीज हमने सोची कुछ और हो कुछ और। तो आयरनी हम कहते हैं कोई भी ऐसी बात जो हमारे तवक्कुआत के बरक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फायर स्टेशन है, अगर उसकी मिसाल लें, फायर स्टेशन का काम होता है आग बुझाना। अब अगर हम ये बोलें कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अगर हम बोलें कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, तो देखिए ये बात हमारी तवक्कुआत के बरक्स जाती है कि एक महकमा है जिसका काम आग बुझाना है और वहीं खुद आग लग गई, तो उसको हम बोलेंगे आयरनी, मतलब जो चीज आपकी तवक्कुआत के बरक्स हो। अब इसकी एक और एग्जांपल हम लें कि जैसे डॉक्टर जो है, एक डेंटिस्ट जो है, उसका काम होता है दांतों की हिफाजत, दांतों का या ऑपरेट करना, दांतों को सही करना। और अगर हम ये कहें कि उसका डेंटिस्ट का ही दांत खराब हो गया, तो ये बात हमारी तवक्कुआत के बरक्स है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आयरनी कहेंगे। उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल्यूजन। ठीक है, एल्यूजन क्या है वो हम इसके अंदर जो डिस्कस करते हैं। एल्यूजन जो है, ये आप समझ लें कोई खास करैक्टर होता है जब हम किसी चीज को किसी खास करैक्टर की खूबी जाहिर करने के लिए जो बता रहे हों। जैसे हम ये कहें कि इज देयर एनी आइंस्टाइन इन फिजिक्स क्लास, अगर हम बोलें कि इज देयर एनी आइंस्टाइन इन फिजिक्स क्लास, अब एक्चुअली वहां पे कोई भी आइंस्टाइन नहीं है, लेकिन हम उसको एक खास करैक्टर के साथ जो ना जोड़ रहे हैं उसकी अहमियत को जाहिर करने के लिए। तो इस तरह अगर हम किसी खास करैक्टर को, किसी खास चीज का जिक्र करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि यार ये जगह तो बिल्कुल कश्मीर है। अब कश्मीर जो है उसके मुतालिक हमने पढ़ रखा है बहुत ही खूबसूरत किस्म की उसकी वादियां वगैरह हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा वहाँ का जो है वो मंजर है। तो हम अगर किसी चीज, कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी और हमने ये बोल दिया कि यार ये तो कश्मीर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्यूजन कहेंगे। जब हम किसी खास जगह, किसी खास शख्स, किसी खास मौके, किसी खास इवेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एल्यूजन कहते हैं। वो किसी खास करैक्टर का हो सकता है, किसी खास जगह का हो सकता है, किसी चीज को किसी के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी अहमियत को वाजे करने के लिए हम उसका हवाला दे रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं एल्यूजन, और ये इंडिविजुअली होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो इससे मिलता जुलता ही, इसमें जो कुछ खास फर्क जो है वो नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि एल्यूजन जो है वो किसी बड़ी कहानी का कोई छोटा सा करैक्टर हो सकता है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे एल्यूजन। और जो एलिगोरी है वो क्या होती है कि पूरी कहानी जो है ना, उसके अंदर हमें कोई इमेजिनरी करैक्टर वो रखने होते हैं और उनके अंदर हमें कोई क्वालिटी जाहिर करनी होती है, उसमें हम कोई क्वालिटी रख देते हैं और लास्ट में फिर हमें उसका कोई मॉरल लेसन देना होता है। ठीक है, या उसका कोई मॉरल लेसन निकलता है, तो उसको हम कहते हैं एलिगोरी। तो हम इसकी तरफ आते हैं जी, एलिगोरी की तरफ। ठीक है, एल्यूजन कोई खास करैक्टर किसी बड़े से उसका कहानी का, और जो एलिगोरी है वो है यानी पूरी कहानी का जब हम मॉरल लेसन दे रहे हो, कोई खुलासा दे रहे हो जिसमें हर एक चीज जो है ना एक्सप्लेन की जा रही हो, तो उसको कहते हैं हम एलिगोरी। अब इसका जो हम मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली लाइफ में से एग्जांपल दूं या कोई ऐसी एग्जांपल दूं जिसमें से आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब आपने जो कहानी पढ़ी होगी सिलेबस में, यानी आर्थर सी क्रो, सी क्रो आपने कहानी पढ़ी। अब इसमें एक इमेजिनरी करेक्टर ले लिया गया, क्रो, कौवा। ठीक है, इमेजिनरी करेक्टर ले लिया गया। वो जाता है बाग में, देखता है पानी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर पानी कम होता है, तो वो क्या करता है कि वो कंकर उठा के उसमें डाल देता है, पानी जो है वो ऊपर आता है। ठीक है, वो पानी पी लेता है,
और वो उड़ जाता है। अब वो इमेजिनरी कैरेक्टर जो है, जो क्रो है, कौवा है, उसके अंदर एक खूबी रख दी गई, ठीक है, उसका उसकी अक्लमंदी। असल में कहानी है विजडम की, मतलब कोई शख्स अगर अक्लमंद है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब वाइज पर्सन कैन डू एनीथिंग, कि जो शख्स अक्ल रखने वाला है वो कुछ भी कर सकता है। तो वहां पर जो है ये चीज समझाने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर लिया, उसके अंदर इस चीज को रखा और उसका एक मॉरल लेसन दे दिया, ठीक है, कि कोई शख्स जो अक्लमंद है वो कुछ भी कर सकता है। अब इसके अलावा आप एक और जो है वो कहानी जो है वो पढ़ी हुई है, कछुआ और खरगोश की। अब कछुआ और खरगोश है, वो भी इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, अगर देखा जाए तो उनकी कभी रेस हुई नहीं है, लेकिन वहां पर राइटर जो है वो ये चीज समझाना चाह रहा है कि जो है उसके अंदर प्राइड, यानी रख दिया गया, दो इमेजिनरी कैरेक्टर जो है ना उसने ले लिए। एक उसने टर्टल ले लिया और दूसरा उसने जो है ले लिया, कछुआ ले लिया, और उसमें टर्टल और हेयर यानी खरगोश। तो खरगोश में उसने क्या चीज रख दी, खरगोश के अंदर उसने रख दिया प्राइड, गरूर। और उसके बाद जो कछुआ था, उसके अंदर उसने रख दी मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसके अंदर रख दी और इसके अंदर प्राउड रख दिया उसने, प्राइड रख दिया इसके अंदर। अब हुआ क्या कि उनके दरमियान जो रेस वो हुई। कछुआ जो है वो, उसे पता था कि वो सुस्त चलता है, तो वो उसने अपना जो है वो जारी रखा, अपना काम जो उसने जारी रखा, यानी चलने का, दौड़ने का, वो कहीं भी नहीं रुका। हालांकि थका तो वो भी हुआ था, लेकिन वो कहीं भी नहीं रुका और वो चलता रहा। जबकि खरगोश जो था उसको गरूर था अपने ऊपर, अपनी तेज रफ्तारी पर, तो वो सो गया कि मैं तो चंद मिनट में, चंद सेकंड्स में दौड़ के जो है मैं रेस जीत जाऊंगा। तो गफलत की नींद में सो गया और आखिर ये हुआ कि वो उसने देखा तो कछुआ जो है वो अपना जो मंजिल थी उसकी वहां पे पहुंचने वाला था। खरगोश ने बड़ी कोशिश की उसको पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंच पाया और कछुआ जो है वो रेस जीत गया। अब यहाँ पे असल में ये चीज समझाना चाह रहा है राइटर कि जो लोग होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, कुछ जो है वो ज़हीन होते हैं, कुछ ज़हीन नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे, मतलब अपना काम नहीं छोड़ेंगे आप, अगर आप अपना काम नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, जैसे कछुआ हो गया, ठीक है। अब जाहिरी तौर पे देखा जाए तो खरगोश बहुत तेज रफ्तार है, कछुआ बहुत सुस्त रफ्तार है, लेकिन हुआ क्या कि ये चलता रहा, ये रुका नहीं और ये गफलत में पड़ गया और गरूर में आ गया। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स जो है ना अपने ऊपर वो ओवर कॉन्फिडेंट वो हो जाएं कि हम जैसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, हम बहुत मेहनती हैं, हम जब चाहें थोड़ा सा पढ़ के थोड़ी देर के लिए तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं, और इस तरह के स्टूडेंट नाकाम हो जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और जो है ना मेहनत छोड़ देते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने देखे दो इमेजिनरी कैरेक्टर ले लिए, उसके अंदर एक जो है वो खसलत रख दी, खूबी उनके अंदर जो बतानी चाहिए वो रख दी, और उन्होंने इसका एक नतीजा दे दिया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर मुस्तकिल मिजाजी से आप उसको करते रहें तो आप उसमें जरूर कामयाब हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिगोरी। इसमें पूरी कहानी का एक मॉरल लेसन मिल रहा है आपको। इसके अलावा आपने जो है इनिशियल क्लासेस के अंदर 6-7 में इंग्लिश के अंदर जो है वो टॉपिक पढ़ा था, एक चैप्टर था ग्रास ऊपर के मुतालिक, ठीक है, एंट एंड ग्रास ऊपर ये कहानी थी। अब उसमें क्या था कि जो चींटी थी ना उसको मेहनती दिखाया गया, कि मेहनती करेक्टर था, और जो ग्रास ऊपर था, अब देखिए ये भी इमेजिनरी करेक्टर, ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये चीज समझानी चाहिए कि इंसान को आगे की सोच रखनी चाहिए। अगर हम आगे की सोचेंगे, दूरंदेशी रखेंगे अपने अंदर, तो हम उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त का हम अच्छे से सामना भी कर सकेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो अयाशी में होते हैं, ठीक है, उन्हें आगे आने वाले वक्त की परवाह नहीं होती, पहले वो अपना वक्त जाया करते रहते हैं, ठीक है, मौज मस्ती में वो अपना वक्त जो है वो जाया कर देते हैं और फिर वो आगे जाकर पछताते हैं, और सिवाय पछताने के उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो वहां पर भी इसी तरह दिखाया गया कि वो आने वाले जो विंटर सीजन था उसके लिए उसने खुराक जमा की हुई थी,
चेंटी ने, ठीक है, और उसने जो है ना उसको इस तरह की कोई और टेंशन नहीं थी, उसने मेहनत की, मेहनत तो करनी पड़ती है, ज़ाहिर है मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, ठीक है, तो उसने मेहनत की उसमें, और उसने आगे आने वाले वक़्त के लिए जो साज़ो-सामान था ना वो उसने जमा कर लिया, और जो ग्रासहोफर था वो अपना मौज में जो है वक़्त गुज़ारता रहा, और फिर वो वक़्त आ गया कि जब उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मिसाल दी गई है कुछ लोगों की, यानी अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर का सोचते हैं, ठीक है जी अभी जो भी है खा लेते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले वक्त का सोचते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमारे साथ ये मसाइल हो सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हम उसी अपनी ही चीज को यूटिलाइज कर सके उसमें हालात में, मुश्किल वक्त में। तो इस तरह के लोग जो बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहानी और ये खुलासा समझाने के लिए उन्होंने इमेजिनरी कैरेक्टर ले लिए। तो इस तरह का जो तर्ज अमल होता है ना उसको हम कहते हैं एलिगोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये टॉपिक अगर आपको जो है वो समझ ना आया हो तो इसको रिपीट करके ना एक दो बार में आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पन। अब पन क्या होता है कि इसमें ना डबल मीनिंग बात की जाती है, ठीक है, पन के अंदर क्या होता है, डबल मीनिंग बात की जाती है। डबल मीनिंग बात कैसे की जाती है, जैसे हम कहें कि वाई वॉज द मैथ बुक सैड। वाई वॉज द मैथ बुक सैड, इट हैड टू मैनी प्रॉब्लम्स, इट हैड। अब देखिए प्रॉब्लम्स किसको कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं मसाइल को, परेशानियों को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो आपने देखे हैं यानी प्रॉब्लम जो सॉल्व करने को दी जाती है मैथ के अंदर होती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स कहते हैं। जो हमारी डेली लाइफ में हमें कोई मुश्किलात जो है हमें फेस करनी पड़ती है उनको भी प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ये डबल मीनिंग बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, पन कहेंगे। मतलब किसी भी उसमें लिटरेचर में डेली लाइफ में अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल कोई सेंटेंस आपके सामने हो तो उसकी वो किस चीज की मिसाल होगी, पान की। और इसका ये डुअल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग ये जो बात होती है कि उससे रेलिवेंट कोई और भी मतलब निकलता हो, कोई दूसरा मतलब भी निकलता हो, मतलब उसके कई मतलब निकलते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पान कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूफिमिज्म। अब यूफिमिज्म क्या है, यूफिमिज्म है जैसे हमें लाइफ में ना कुछ हार्श वर्ड भी फेस करने पड़ते हैं, मतलब कुछ अल्फाज होते हैं जो सुनने में कानों में खटकते हैं, मतलब कोई ऐसे अल्फाज जो हमें सुनने में शायद अच्छे नहीं लगते, हम उससे नागवारी महसूस करते हैं, तो इस तरह जो अल्फाज होते हैं उसको कहते हैं यूफिमिज्म। अगर मिसाल के तौर पे हम कहें इसकी एग्जांपल देना चाहें कि फलां शख्स जो है ना बेरोजगार है, अब वहां पे अगर वो शख्स बैठा होगा तो उसे बुरा लगेगा, यानी ये बात सुनने में कोई जो किसी को भी बुरी लग सकती है कि फलां शख्स जो है ना बेरोजगार है। अगर हम उसका ये बोलें कि वो जॉब तलाश कर रहा है, ठीक है, काम पे किसी को आ जाए ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन सुनने में या ओल्ड मैन सुनने में जो है ना ये अच्छा नहीं लगता, तो ये हार्श वर्ड में आ जाता है ये भी, यानी ओल्ड मैन। अब इसकी जगह अगर हम सीनियर सिटीजन बोलें, ओल्ड मैन की बजाय अगर हम क्या बोलें, सीनियर सिटीजन, तो ये ज्यादा मतलब बेहतर है, पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो सॉफ्ट वर्ड्स में आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूफिमिज्म। जब हम किसी सख्त अल्फाज के बजाय हम कोई सॉफ्ट वर्ड उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूफिमिज्म। उसके बाद है जी आपका अम, यानी लिटोटिस, ठीक है। लिटोटिस क्या है, लिटोटिस क्या है, इसमें मतलब बात तो की जाएगी नेगेटिव,
बात नेगेटिव की जाएगी लेकिन उसका मतलब क्या है ना वो पॉजिटिव निकलता होगा। बात नेगेटिव होगी लेकिन उसका मतलब पॉजिटिव निकलता होगा, इसको हम बोलते हैं लिटोटिस। मिसाल के तौर पे अगर हम बोले इट इज नॉट बैड। अब देखिए हम बोल रहे हैं इट इज नॉट बैड, अल्फाज हमारे नेगेटिव है लेकिन इसका मतलब जो है वो पॉजिटिव है कि इट इज वेरी गुड, कि ये जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है, या सुपर। तो जो हमारा सेंटेंस था वो नेगेटिव लेकिन उसका जो मतलब निकल रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं लिटोटिस। यानी कोई भी ऐसी बात जो नेगेटिव सेंस में लिखी जाए या बोली जाए लेकिन उसका जो मतलब हो वो पॉजिटिव निकलता हो या पॉजिटिव हो, तो उसको हम बोलते हैं लिटोटिस। उसके बाद है रेपुटेशन। ये भी आपने जो है वो सुना होगा। रेपुटेशन का मतलब होता है तकरार, किसी चीज की रेपुटेशन, किसी चीज का बार बार आना, उसको कहते हैं हम रेपुटेशन। जैसे अक्सर घरों में ये बात होती है ना, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सारा दिन मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, आग लग जाए इस मोबाइल। अब देखिए मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इससे बात समझ आती है कि हम मोबाइल की अहमियत की बात कर रहे हैं या मोबाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जब उस चीज को हम रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपुटेशन। इसी तरह कई तरह की जो है वो इंग्लिश पोएम्स होती हैं, उसके अंदर एक ही लाइन को कई बार रिपीट किया होता है, तो वो इसलिए रिपीट किया होता है कि उसकी अहमियत को जानने की कोशिश करें, जो रीडर है उसकी अहमियत को जानने की कोशिश करे कि इसकी क्या अहमियत है, तो इसलिए उसको रिपीट किया जाता है। इसी तरह आपने एक पोएम पढ़ी, वाटर वाटर एवरीवेयर, 8 क्लास में पोएम थी। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट टू ड्रॉप अ ड्रिंक, कि पीने के लिए पानी का कतरा भी नहीं था और हर तरफ पानी ही पानी था। तो इसमें पानी पानी जो है ना वो रिपीट हो रहा है, वो भी आपका किस में आएगा, रेपिटेशन में, कि उसकी अहमियत की बात की जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स होता है जब हम मतलब किसी चीज का स्टार्ट तो ऑर्डिनरी लें, ठीक है, जनरल वे में, लेकिन एंड पे बड़ा मजा है उसको सुनकर या जानकर, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। जैसे हम कहें कि ही ग्रू अ स्टूडेंट, यानी हम बात करें ही ग्रू अ स्टूडेंट देन अ स्कॉलर एंड आफ्टर ऑल या एट द एंड ही वाज अ लीडर। अब उसमें देखें जो सबसे नॉर्मल बात हमने की गई, जो कम अहम है सबसे, तो वो स्टूडेंट है, उसके बाद स्कॉलर, उससे अहम, और लास्ट में हमने बोला कि ही वाज अ लीडर। तो इस तरह की बात जब हम स्टार्ट से एंड पर पहुंचे तो बड़ा मजा है उसको सुनने को, तो इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स इसके उलट होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी क्लाइमैक्स। उसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में तो बड़ा मजा है सुनकर, लेकिन एंड पे आप बोर हो जाएं, ठीक है, एंड पे जब आप पहुंचे तो बोर हो जाएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ जी, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है, कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आप शुरू में बड़े खुश हो गए, लेकिन एंड पे मैं ये बोलूं कि यस्टरडे आई मेट टू योर कजन, ठीक है, कि कल जो मैं आपके कजन से मिला। अब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप जब खुश हो जाएं, या वो कह के यस्टरडे आई बॉट अ पेन, ठीक है, ये यस्टरडे आई बॉट अ न्यू पेन। तो देखें इसका उस शख्स से तो कोई वास्ता नहीं है ना, उसमें कोई उसका लेना देना नहीं है कि उसमें जो बड़ा इंजॉय करे उस चीज को, ना ही उसमें उसका कोई फायदा है। तो इस तरह की जो टर्म होती है जिसमें उस सेंटेंस को सुनकर, उसकी बात को सुनकर शुरू शुरू में तो बड़े आप खुश हो जाएं, लेकिन आखिरी बात पर आप बोर हो जाएं बिल्कुल, तो इस तर्ज अमल को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की जो है समझ आई होगी। और अगर जो है इसमें कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, आपके माइंड में इस तरह का कोई सवाल हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दूसरा, आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पर इनको देखा करें, तो आगे जो है ना आपके इंग्लिश ग्रामर में इसके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उसको सुनेंगे, उसको जो है ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे आप आपको बहुत उससे जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, खासकर एग्ज़ाम में या डेली टेस्ट के हवाले से भी। तो अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।